मेरा जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ था जो सीधे डेमोनिक एनर्जी को सोख सकता था और उसका इस्तेमाल करके एक महान एम्परर बनने की ओर बढ़ सकता था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ सबसे क्रूर मजाक किया और मुझे शू माउंटेन डाउ सेक्ट के अंदर डाल दिया, एक ऐसी जगह जहां डीमन बीस्ट्स भी नहीं आ सकते थे। सेक्ट मास्टर के आदेश के बिना किसी भी शिष्य को पहाड़ से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और जब मुझे लगा कि इस जन्म में मेरे पास एम्परर रियल्म तक पहुंचने का मौका कभी नहीं मिलेगा, तो मेरे अपने सीनियर भाइयों ने अचानक मुझे सेक्ट के साथ गद्दारी करने के लिए फंसा दिया और मुझे डीमन लॉकिंग टावर में फेंक दिया, जो अनगिनत भयानक राक्षसों से भरी एक जेल थी। उस पल शू माउंटेन के भव्य हॉल के अंदर मैं सभी के सामने घुटनों पर था, जबकि वही भाई जिन्हें मैं कभी परिवार कहता था मेरी सजा के लिए चिल्ला रहे थे। यहां तक कि मेरे पिता, जो सेक्ट मास्टर थे, सेक्ट के सख्त नियमों के कारण केवल बेबसी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ पाए। जल्द ही मुझे एक दूर दराज के बंजर इलाके में ले जाया गया, जहां एक प्राचीन ब्रॉन्ज टावर किसी जानवर की तरह चुपचाप मुझे निगलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भारी लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, डिमोनिक एनर्जी की एक जबरदस्त लहर सीधे मेरी तरफ आई। हजारों साल पहले इस टावर ने कई पियरलेस डीमन किंग्स को कैद किया था, लेकिन उनकी उम्र पूरी होने के बाद यह टावर शू माउंटेन के पापियों के लिए एक जेल बन गया। अंदर मौजूद भयानक डैमनिक ऑनरा के कारण इस टावर में फेंका जाना किसी भी कल्टीवेटर के लिए मौत की सजा के बराबर था। यहां तक कि मुझे छोड़ने आए गार्ड्स भी अफसोस में आहें भर रहे थे कि अंदर की डेमोनिक एनर्जी कितनी हिंसक थी। सामान्य कल्टीवेटर यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे, और अब जब मेरी कल्टीवेशन पहले ही खत्म हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि मैं 3 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जब सभी को लगा कि मैं इसी किस्मत का हकदार हूं, तो मैं धीरे से सीधा खड़ा हो गया। वह कमजोर शरीर जो मेरी कल्टीवेशन खोने के बाद बर्बाद हो गया था, अचानक फिर से शक्ति से भर उठा। हर कोई मुझे डर से देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, मैं बिना पीछे मुड़े सीधे डीमन लॉकिंग टावर में चला गया। दूसरों के लिए यह जगह निराशा की जेल थी, लेकिन मेरे लिए यह एक अंतहीन खजाने की तिजोरी थी। बाहर की हैरानी और फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए मैंने सावधानी से टावर के अंदर की जांच की। अंदर का हिस्सा बहुत विशाल था, लेकिन हर कोना ब्लेड की तरह तेज डैमनिक एनर्जी से भरा हुआ था। यदि सामान्य कल्टीवेटर गलती से भी इसका थोड़ा सा हिस्सा सोख लेते, तो इसका हल्का परिणाम उनकी कल्टीवेशन पर नियंत्रण खोना होता, जबकि सबसे बुरा परिणाम तुरंत मौत होना था। यहां तक कि नेसेंट सोल एक्सपर्ट्स भी इस जगह पर केवल 1 साल या उससे ज्यादा समय तक टिक सकते थे, लेकिन मेरे लिए यह डेमोनिक एनर्जी कल्पना से परे सबसे बड़ा खजाना थी। केवल 1 घंटे में मेरे डेंटियन के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति फिर से जमा हो गई और मेरी कल्चरेशन तेजी से ठीक होने लगी। फायदों का स्वाद चखने के बाद मैंने तुरंत सिक्लूडेड कल्टीवेशन शुरू कर दी और अपने आसपास की डेमोनिक एनर्जी को लगातार सोखने लगा। अगले आधे महीने के दौरान, उन समयों को छोड़कर जब मेरी सबसे करीबी जूनियर सिस्टर चुपके से मेरे लिए खाना लाने आती थी, मैं हर पल कल्टीवेशन में बिताता था। मौसम एक एक करके गुजरते गए और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा एक अपंग व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा। पूरे 3 साल बीत गए और न केवल मैं जीवित था, बल्कि मैं नेसेंट सोल रियलम के शिखर पर पहुंच चुका था। मेरी कल्चरेशन शू माउंटेन के सेक्ट मास्टर और पुराने पूर्वजों से भी आगे निकल गई थी, जिससे मैं सेक्ट में निस्संदेह सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर बन गया था। लेकिन मैं जानता था कि यह काफी नहीं है। नेसेंट सोल रीलम के ऊपर आउट ऑफ बॉडी रीलम, वॉइड रिफाइनमेंट रीलम, इंटीग्रेशन रीलम, ट्राइबलेशन रीलम और ग्रेट एस्केंशन रीलम थे। उन सब के परे महान एम्परर रियल्म था। सामान्य लोगों के लिए नेसेंट सोल रियल्म तक पहुंचना ही एक सेक्ट स्थापित करने और एक क्षेत्र पर राज करने के लिए काफी था, लेकिन मेरी नजर में यह सिर्फ शुरुआत थी। केवल एक महान एम्परर बनकर ही मैं वास्तव में स्वर्ग के ऊपर खड़ा हो सकता था। डीमन लॉकिंग टावर के अंदर की अंतहीन डिमोनिक एनर्जी मेरा सबसे बड़ा अवसर बन गई, और एम्परर रियलम तक पहुंचना बस समय की बात थी। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती गई, मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो गई, जिससे मैं इस अंतहीन टावर के अंदर अनगिनत छिपे हुए खजानों को उजागर कर सका। गिरे हुए डीमन किंग्स और कैद किए गए शू माउंटेन के सीनियर्स द्वारा छोड़ी गई कल्टीवेशन तकनीकें और जादुई कलाकृतियां सदियों से यहां सील थीं। सावधानी से उनकी जांच करने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि शू माउंटेन द्वारा उपयोग की जाने वाली कई कल्टीवेशन तकनीकें अधूरी थीं। सच्ची पूरी विरासत बहुत पहले खो चुकी थी, फिर भी डीमन लॉकिंग टावर ने उन्हें हजारों सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित रखा था। सुप्रीम सोर्ड मैनुअल्स, शू माउंटेन की प्राचीन तलवार कलाओं के पूरे संस्करण, वे सब अब मेरे कब्जे में थे। यदि ये खजाने दुनिया के सामने आ जाते,
तो वे या तो शू माउंटेन को उसकी पुरानी शान लौटा सकते थे या पूरी कल्टीवेशन दुनिया को पागलपन में हिला सकते थे। लेकिन ठीक जब मुझे लगा कि मैं बिना बाधाओं के और मजबूत होता रहूंगा, खतरा चुपके से करीब आ गया। पूरे सेक्ट में मेरे पिता और छोटे भाई के अलावा जो व्यक्ति मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता था, वह छोटी जूनियर सिस्टर थी जो चुपके से मेरे लिए खाना लाती थी। इस बार जब वह मुझसे मिलने आई तो उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से भारी थी, क्योंकि उसने चौंकाने वाली खबर दी। कई डैमनिक सेक्ट्स ने मिलकर शू माउंटेन पर हमला कर दिया था और पूरा सेक्ट डर के मारे दहशत में था। यहां तक कि उसे कम कल्टीवेशन वाली एक कमजोर शिष्या को भी फ्रंट लाइंस पर भेजा जा रहा था। हालांकि मुझे अब शू माउंटेन की परवाह नहीं थी, फिर भी मैंने उसे धीरे से चेतावनी दी, अगर कुछ होता है तो बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर तुम जीत नहीं सकती तो तुरंत सेक्ट की ओर वापस भाग आना। ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस तरह की स्थितियां बहुत बार देखी थीं। कल्टीवेशन की दुनिया में राइचस और डिमोनिक फैक्शंस के बीच युद्ध आम थे, और भले ही शू माउंटेन का पतन हो गया था, फिर भी वहां कई नेसेंट सोल एंसेस्टर्स उसकी रक्षा कर रहे थे। यह ऐसा सेक्ट नहीं था जिसे कोई भी आसानी से धमका सके। मेरी जूनियर सिस्टर के सिर हिलाने और चले जाने के बाद केवल कुछ ही दिन बीते थे कि डीमन लॉकिंग टावर पर कोई और अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचा। ये मेरा छोटा भाई ये लिंगचुआन था। सेक्ट के नियमों के अनुसार इस जगह में प्रवेश करना सख्त मना था, लेकिन इस बार वह वास्तव में अपने साथ सेक्ट मास्टर्स टोकन लाया था। जैसे ही मैंने उसके द्वारा लाए गए आलीशान भोजन को देखा, मेरे दिल में संदेह की एक अजीब भावना धीरे धीरे उठने लगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं पहले ही महसूस कर सकता था कि सब कुछ बदलने वाला था। मैंने अपने छोटे भाई को जवाब के लिए दबाव डाला, तब जाकर उसने मुझे सच्चाई बताई। इस बार शू माउंटेन पर डिमोनिक फैक्शन का हमला पहले से बिल्कुल अलग था। सबसे बुरी बात यह थी कि डिमोनिक पाथ के पुराने राक्षसों में से एक ने सिक्लूडेड कल्टीवेशन के दौरान अपने बॉटल नेक को तोड़ दिया था और जबरदस्ती आउट ऑफ बॉडी रेल्म में कदम रख दिया था। मेरे पिता सेक्ट मास्टर ने खुद अपनी ब्रेक थ्रू की उम्मीद में जल्दी से क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर दी थी, इसलिए शू माउंटेन के सभी मामलों को अस्थायी रूप से मेरा छोटा भाई संभाल रहा था। यही एकमात्र कारण था कि उसे मुझसे मिलने आने की अनुमति दी गई थी। उसने मुझे चुपचाप देखा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, चलो एक आखिरी बार साथ में पीते हैं। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, एक बार अंधेरा हो जाए तो सेक्ट टोकन लो और पहाड़ से चले जाओ। ऐसा कहने के बाद उसने जोर से शराब पी और डीमन लॉकिंग टावर का टोकन हमारे बगल में जमीन पर रख दिया। हम दोनों रात के गहरे अंधेरे तक पीते रहे। अंत में मेरे छोटे भाई ने खड़े होकर गार्डिंग डिसाइपल्स की ओर टोकन दिखाया और आदेश दिया, सेक्ट मास्टर के आदेश से तुम्हें इसे सुरक्षित पहाड़ से बाहर छोड़ना होगा। अपनी कल्टीवेशन को उजागर करने से बचने के लिए मैं केवल सहयोग कर सकता था और दिखावा कर सकता था कि सब कुछ सामान्य है। कुछ दिनों बाद पूरा शू माउंटेन सेक्ट बेहद तनावपूर्ण माहौल में डूब गया। गार्ड्स तैनात थे और मुख्य हॉल के अंदर मेरे छोटे भाई ने मेरे पिता को समझाया, कई एल्डर्स का मानना है कि आपको पहले रिट्रीट रूट तैयार करना चाहिए। आप शू माउंटेन में आउट ऑफ बॉडी रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का सबसे बड़ा मौका रखने वाले व्यक्ति हैं। सेक्ट मास्टर, आपको अभी के लिए छिप जाना चाहिए। लेकिन मेरे पिता ने तुरंत एक दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैं शू माउंटेन का सेक्ट मास्टर हूं। मैं युद्ध के सामने कैसे भाग सकता हूं? अगर वह आदमी आने की हिम्मत करता है तो भले ही हम दोनों साथ में नष्ट हो जाएं, मैं उसे भी अपने साथ खींच लूंगा। उसी समय सेक्ट के बाहर एक पहाड़ी रास्ते पर मेरी छोटी जूनियर सिस्टर कई शिष्यों के साथ गश्त कर रही थी। पास के शिष्य खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक घबराहट के साथ हंसा और बोला, शू माउंटेन कभी एक टॉप टियर सेक्ट था। भले ही अब हमारा पतन हो गया है, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि उन डिमोनिक रैट से धमकाए जाएं। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही आसमान में अचानक एक उन जाइंट ब्लैक हैंड वन प्रकट हुआ। एक पल में आसमान काला हो गया और भयानक वन और डेमनिक एनर्जी को अनुसार एनालोगी ने पूरी पर्वत श्रृंखला को ढंक लिया। शू माउंटेन की गोल्डन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तुरंत टूट गई और धूल में बदल गई। फिर काले कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति आसमान में ऊपर तैर रहा था और उसने उपहास किया, शू माउंटेन के छोटे बच्चे इस बूढ़े व्यक्ति का स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? ऊपर से आउट ऑफ बॉडी रेल्म का भयानक दबाव पड़ा, जिससे सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। शू माउंटेन के 6 नेसेंट सोल एल्डर्स तुरंत एक साथ आसमान की ओर बढ़े। स्वॉर्ड एनर्जी हर तरफ फट पड़ी क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली किलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन काले कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति ने केवल तिरस्कार के साथ मुस्कुराया और एक ही पाम स्ट्राइक से वार किया।
केवल एक हमले में सभी 6 एल्डर्स बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। उस एक हमले ने शू माउंटेन की सबसे शक्तिशाली ताकत को नष्ट कर दिया और शिष्य तुरंत निराशा में डूब गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक जब निराशा ने पूरी तरह से शू माउंटेन को निगल लिया, तो मुख्य हॉल से अचानक एक भयानक स्वॉर्ड ऑनरा निकला। मैंने दूर से देखा कि मेरे पिता अपनी तलवार को सीधा पकड़े हुए वहां खड़े थे। उनके शरीर से निकलने वाली स्वॉर्ड इंटेंट इतनी भयानक थी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। उन्होंने इस एक प्रहार के लिए 7 पूरे दिन और रातें शक्ति इकट्ठा करने में बिताए थे। काले कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हालांकि वह घातक प्रहार से मुश्किल से बच पाया, फिर भी उसका बायां कंधा स्वॉर्ड ऑरा से कट गया था। गुस्से में उसने तुरंत एक और पाल्म स्ट्राइक के साथ जवाबी हमला किया। मेरे पिता शू माउंटेन की अंतिम उम्मीद बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। फिर भी काले कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति का रुकने का कोई इरादा नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में मेरी छोटी जूनियर सिस्टर अचानक आगे बढ़ी और सेक्ट मास्टर के सीधे सामने खड़ी हो गई। छोटी लड़की, दूर हट जाओ, काले कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुर्राते हुए कहा जैसे वह करीब आया। मेरी कांपती हुई जूनियर सिस्टर ने आसमान से उतर रहे और जायंट डेमोनिक हैंडवंत का सामना करने के लिए अपने हाथों से तलवार उठाई। यहां तक कि दूर से भी मैं देख सकता था कि उसे मौत करीब आती महसूस हो गई थी। लेकिन ठीक उसी पल सोर्ड लाइट की एक लकीर एक डिवाइन मीटियर की तरह आसमान को चीरती हुई आई और उसने जायंट ब्लैक हैंड को तुरंत टुकड़ों में काट दिया। सभी की हैरान नजरों के सामने एक आकृति धीरे धीरे दूर से आगे बढ़ी और हवा उसके चारों ओर एक इमॉर्टल स्वॉर्ड डीटी की तरह घूम रही थी जो नश्वर दुनिया में उतर रहा हो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चिल्लाया, तुम कौन हो? यह महसूस करने के बाद कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी खुद की तुलना में कमजोर नहीं थी, उसे स्पष्ट रूप से संदेह हुआ कि मैं शू माउंटेन का कोई छिपा हुआ सीनियर था। मैंने अपना चेहरा ढका रखा और कुछ नहीं बोला। गहराई से मैं जानता था कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि यह मेरी असली ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं केवल एक एंशिएंट डिवाइन टैलिस्मैन की शक्ति उधार ले रहा था ताकि थोड़े समय के लिए जबरदस्ती आउट ऑफ बॉडी रियलम की कल्चरेशन मिल सके। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना मैंने सीधे अपनी तलवार से वार किया। मेरी सोर्ड इंटेंट के भयानक दबाव में काले कपड़ों वाला बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से अपनी ग्रेट ब्लैक हैंड टेक्निक को रिलीज करने लगा, लेकिन विशाल काली हथेली को मेरी सोर्ड एनर्जी ने आसानी से फाड़ दिया। उसकी अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसी समय मेरे शरीर के चारों ओर की चमक और भी तेज होती गई, जबकि मेरी भारी सोर्ड ऑरा ने पूरे शू माउंटेन सेक्ट को हिला दिया। एक ही प्रहार से मैंने सबसे शक्तिशाली डिमोनिक कल्टीवेटर को पीछे धकेल दिया, जिससे शू माउंटेन के अनगिनत शिष्यों ने उत्तेजित होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या शू माउंटेन का कोई छिपा हुआ पूर्वज आखिरकार प्रकट हो गया है? हम बच गए। जैसे ही हर कोई आसमान में गर्व से खड़े मेरे व्यक्तित्व को देख रहा था, वह निराशा जो कभी शू माउंटेन में भरी थी तुरंत आशा और उत्साह में बदल गई। यहां तक कि काले कपड़ों वाला बूढ़ा व्यक्ति भी संदिग्ध हुए बिना नहीं रह सका। असंभव! क्या यह अचानक प्रकट होने वाला सोर्ड कल्टीवेटर वास्तव में शू माउंटेन का कोई छिपा हुआ बूढ़ा राक्षस है? वह डेमोनिक अलायंस के बीच सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। फिर भी मेरा आगमन प्रत्येक डेमोनिक कल्टीवेटर की महत्वाकांक्षाओं पर सीधे डाले गए ठंडे पानी की बाल्टी की तरह था। उस क्षण काले कपड़ों वाला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से मुझसे आने वाले खतरे की एक अभूतपूर्व भावना को महसूस कर सकता था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? मैंने धीरे से अपनी तलवार उठाई और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो कोई भी शू माउंटेन पर आक्रमण करेगा वह मरेगा। जैसे ही मेरे शब्द पूरे हुए, मैंने तलवार की रोशनी की एक और लकीर घुमाई, जो किसी दिव्य फैसले की तरह उसकी ओर दहाड़ी। काले कपड़ों वाले बूढ़े व्यक्ति ने मेरी सोर्ड एनर्जी को रोकने के प्रयास में लगातार सुप्रीम हैंड सील्स बनाए, लेकिन हर शक्तिशाली हैंड टेक्निक मेरे हमले को छूते ही फट गई। गुस्से में दहाड़ते हुए उसका शरीर अचानक कई फीट बढ़ गया, क्योंकि उसने वज्र डीमन बॉडी को सक्रिय किया और किसी तरह तलवार की अधिकांश शक्ति का विरोध करने में सफल रहा। उसे ठंडी नजरों से देखते हुए मैंने धीरे से 3 बर्फीले शब्द कहे, अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट। जैसे ही मैंने उन शब्दों का उच्चारण किया, मेरे हाथ में तलवार की रोशनी और भी अधिक शक्ति के साथ फट पड़ी। अगले ही पल एक शक्तिशाली आउट ऑफ बॉडी रियलम के कल्टीवेटर का सिर मेरी तलवार से काट दिया गया। ब्लैक 2 का सिर हवा में उड़ गया, इससे पहले कि उसका शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा।
आसपास के डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने डर के साथ देखा कि उनके बीच सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ मेरी उड़ती तलवार के नीचे लगभग तुरंत मर गया और डर ने उनके दिलों को निगल लिया। एक के बाद एक डेमोनिक फैक्शंस के कल्टीवेटर्स डरपोक जानवरों की तरह हर दिशा में बिखर गए और भाग गए। इस बीच शू माउंटेन के शिष्यों ने कान फोड़ देने वाले जयकारे लगाए। उनके उत्साहित चिल्लाने की आवाजें अंतहीन रूप से आसमान में उठीं और स्वर्ग को हिला दिया। ब्लैक 2 को मारने के बाद मैं धीरे से अपनी छोटी जूनियर सिस्टर की ओर चला और उसे हल्की मुस्कान दी। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले मैं रोशनी की एक लकीर में बदल गया और विशाल आकाश में गायब हो गया। मेरी जूनियर सिस्टर ने अपनी सुंदर आंखें चौड़ी की और मेरी विदा होती आकृति को घूरने लगी। किसी कारणवश उसने मुझसे एक अकथनीय परिचितता महसूस की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे याद नहीं आया कि वह भावना कहां से आई थी। जब तक हर किसी को होश आया, मेरा ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुका था, जैसे कि मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। शू माउंटेन के एक सीनियर एल्डर ने खाली आंखों से उस दिशा की ओर देखा जहां मैं गया था और सदमे में बार बार बुदबुदाया, अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट। यदि यह बूढ़ा व्यक्ति गलत नहीं है तो वह हजारों साल पहले खो गई शू माउंटेन की अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट थी। ब्लैक 2 को मारने के बाद मैं चुपचाप बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए डीमन लॉकिंग टावर में लौट आया। जैसे ही मैं पहुंचा, प्राचीन डिवाइन टेलिस्मैन का प्रभाव आखिरकार फीका पड़ गया और मेरी कल्टीवेशन आउट ऑफ बॉडी रेल्म से वापस नासेंट सोल रेल्म में गिर गई। एक आउट ऑफ बॉडी रेल्म के विशेषज्ञ को मारने के बाद भी मुझे कोई गर्व महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय मैं और भी अधिक जागरूक हो गया कि मेरी वर्तमान शक्ति अभी भी बहुत कम थी, लेकिन अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। अब मैं आखिरकार तकनीक की दूसरी परत को कल्टीवेट करने का प्रयास कर सकता था, जिसे मैन एंड सोर्ड एज वन के रूप में जाना जाता है। जब मैं शांति से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब उस दिन की घटनाएं एक तूफान की तरह शू माउंटेन और बाहरी दुनिया में फैल गईं। शक्तिशाली ब्लैक 2, जो गोस्ट आइलैंड का एक आउट ऑफ बॉडी रियलम विशेषज्ञ था, उसे शू माउंटेन के एक रहस्यमयी स्वॉर्ड कल्टीवेटर द्वारा एक ही प्रहार में काट दिया गया था। इस चौंकाने वाली खबर ने न केवल बेचैन डैमनिक फैक्शंस को डरा दिया, बल्कि महान राइटियस सेक्ट्स भी गहराई से हिल गए। आज के युग में स्वर्गीय कानून अधूरे थे और स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी प्रचुर नहीं थी जितनी हजारों साल पहले थी। आउट ऑफ बॉडी रियलम के विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। यहां तक कि शीर्ष सेक्ट्स के बीच ऐसे लोगों को सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, शू माउंटेन ने वह गौरव खो दिया था जो उसके पास हजारों साल पहले था और उम्र के साथ लगातार गिरावट आई थी। फिर भी इस प्रतीत होने वाले गिरे हुए सेक्ट ने अचानक एक रहस्यमयी सोर्ड कल्टीवेटर को जन्म दिया, जो कुख्यात घोस्ट आइलैंड डेमन ब्लैक 2 को मारने में सक्षम था। पूरी कल्टीवेशन दुनिया खबर के कारण अराजकता में फंस गई। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और मैं आखिरकार अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट के दूसरे दायरे मैन एंड स्वॉर्ड एज 1 की बुनियादी समझ हासिल करने में कामयाब रहा। जैसे ही मैं और अधिक कल्टीवेट करने की तैयारी कर रहा था, मुझे अचानक डीमन लॉकिंग टावर के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। सीनियर भाई, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। ये मेरी छोटी जूनियर सिस्टर थी, लेकिन इस बार वह सामान्य से बहुत खुश दिख रही थी। वह मुस्कुराई और कहा, आज मैंने विशेष रूप से आपके लिए कई नए व्यंजन तैयार किए हैं। ब्राइज्ड फिश और सॉस फ्लेवर्ड रिब्स भी हैं। उसके खुशमिजाज भाव को देखते हुए मैं ये पूछे बिना नहीं रह सका, आज तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। वह उत्साहपूर्वक सिर हिलाती है और तुरंत जवाब देती है, बेशक सीनियर भाई। क्या आप जानते हैं, कुछ दिन पहले उस घोस्ट आइलैंड डेमन ने शू माउंटेन पर हमला किया था और सेक्ट मास्टर की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे शू माउंटेन के एक रहस्यमयी सोर्ड कल्टीवेटर सीनियर ने उसे एक प्रहार में मार डाला। अब सभी डिमोनिक फैक्शंस इतने डरे हुए हैं कि वे शू माउंटेन के क्षेत्र से बहुत दूर हट गए हैं और अब हम पर हमला करने के बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं करते। वह जितना बोलती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। मैं आपको बता रही हूं, मैं उस दिन वहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस सोर्ड कल्टीवेटर सीनियर को एक तलवार प्रहार से घोस्ट आइलैंड डेमन का सिर काटते हुए देखा। उनकी शैली बिल्कुल बेजोड़ थी और जाने से पहले उस सीनियर ने मेरी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा भी की। यहां तक कि अब उस दृश्य को याद करते ही उसका खून उत्साह से उबल रहा था। मैंने मन ही मन हंसा, क्योंकि वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह जाहिर तौर पर मैं था। अनजान होने का ढोंग करते हुए मैंने जानबूझकर पूछा, वह रहस्यमयी शू माउंटेन सोर्ड कल्टीवेटर, क्या वह वाकई इतना शक्तिशाली था? मेरी छोटी जूनियर सिस्टर ने तुरंत सिर हिलाया। वह अविश्वसनीय था।
अगर मैं कभी उस सीनियर की आधी ताकत भी हासिल कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। तब मैं अपनी तलवार के साथ स्वतंत्र रूप से दुनिया भर में घूम सकूंगी। उसकी छोटी मुट्ठियों को जुनून के साथ लहराते हुए देखकर मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। 3 साल पहले वह पहले ही एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थी और इतने समय के बाद वह अभी भी उसी दायरे में अटकी हुई थी। उस रहस्यमयी सीनियर की तरह एक शक्तिशाली सोर्ड कल्टीवेटर बनने को तो भूल ही जाइए, गोल्डन कोर रेल्म तक पहुंचना भी शायद उसके लिए एक असंभव सपना था। उसकी सच्ची मुस्कान को देखते हुए मैंने अचानक धीरे से कहा, तुमने मुझे कई बार खाना दिया है, मुझे भी एक बार तुम्हारी मदद करने दो। फिर मैंने हवा के माध्यम से एक उंगली उठाई। एक पल में स्पिरिचुअल पावर की एक विशाल लहर सीधे उसके शरीर में समा गई। मेरी जूनियर सिस्टर का नाजुक शरीर थोड़ा कांप गया, क्योंकि उसने अपने मेरिडियंस में एक गर्म धारा फैलती हुई महसूस की। वह बॉटलनेक, जिसने उसे वर्षों से फंसा रखा था, अचानक ढीली होने लगी। मैंने तुरंत अपनी आवाज उसके दिमाग में भेजी, अपनी आत्मा को एक रूप में केंद्रित करो और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। हालांकि वह हैरान थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह महत्वपूर्ण क्षण था और तुरंत ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे घंटे बाद वह सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के मध्यम चरण में पहुंच गई। उसने अविश्वास से भरी बड़ी आंखों से मुझे घूरा और पूछा, सीनियर भाई, क्या वास्तव में आप ही थे जिसने मुझे अभी ब्रेक थ्रू करने में मदद की? उसकी सुंदर आंखें झटके से भरी थीं, क्योंकि शू माउंटेन के एल्डर्स भी शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्य को इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करने में मदद नहीं कर सकते थे। मैं केवल हल्की मुस्कान के साथ रहा और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक पल के लिए संकोच करने के बाद उसने सावधानी से पूछा, सीनियर भाई, क्या आपने फिर से सफलतापूर्वक कल्टीवेशन की? इस बार मैंने इनकार नहीं किया, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर मैंने उसे गंभीरता से देखा और जोड़ा, अभी के लिए किसी को मत बताना कि मैंने अपनी कल्टीवेशन वापस पा ली है। वह तुरंत गंभीरता से सिर हिलाती है। चिंता मत करो सीनियर भाई, मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उसे अचानक कुछ और याद आया और वह जल्दी से जारी रखी, ओह सही सीनियर भाई, एक और मामला है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। जब से सेक्ट मास्टर ने उस घोस्ट आइलैंड डेमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनकी चोटें अत्यंत गंभीर रही हैं। मैंने सुना है कि उनकी स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, और अब जब सेक्ट मास्टर की चोटों की खबर फैल गई है, शू माउंटेन के अधीन 6 महान सोर्ड सेक्ट्स सभी बेचैन होने लगे हैं। उनके पास पहले से ही खुद को अलग करने के इरादे हैं और युवा सेक्ट मास्टर सब कुछ संभालने में इतने व्यस्त हैं कि वह अभिभूत हैं। यह सुनकर मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब मैं अभी भी युवा सेक्ट मास्टर था तो उन 6 महान सोर्ड सेक्ट्स ने मुझे अनगिनत सिरदर्द दिए थे। नाम में वे शू माउंटेन की अधीन शक्तियां थीं, लेकिन जैसे जैसे शू माउंटेन हजारों वर्षों में लगातार गिरावट पर था, उन सेक्ट्स ने लंबे समय से स्वतंत्र होने की महत्वाकांक्षाएं विकसित कर ली थीं। इस बार जब डिमोनिक फैक्शंस ने शू माउंटेन पर हमला किया तो उन 6 महान सोर्ड सेक्ट्स ने हमारी मदद करने के लिए एक भी विशेष जन नहीं भेजा। मैंने बस सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि मेरा सस्ता सेक्ट मास्टर पिता ऐसा नहीं था जो सैकड़ों वर्षों तक शू माउंटेन पर शासन करने के बाद इतनी आसानी से ढह जाएगा। 6 महान सोर्ड सेक्ट्स के छिपे हुए खतरों के लिए वह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे चिंता करने की आवश्यकता थी। उन कष्टप्रद मामलों की तुलना में मैं चुपचाप डीमन लॉकिंग टावर के अंदर रहना पसंद करूंगा, अपनी शक्ति बढ़ाना जारी रखूंगा और भी अधिक मजबूत बनूंगा। उस लड़ाई के बाद से शू माउंटेन का नाम एक बार फिर बाहरी दुनिया को हिला चुका था और अनगिनत फैक्शंस उस रहस्यमयी सोर्ड कल्टीवेटर की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने ब्लड फील्ड एंसेस्टर को एक ही प्रहार में मार डाला था। उस दिन की लड़ाई के बाद अनगिनत अफवाहें पूरी कल्टीवेशन दुनिया में फैलने लगीं। दावा किया गया कि मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट का एक पुराना पूर्वज, जो सैकड़ों वर्षों से एकांत मृत्यु कल्टीवेशन में था, आखिरकार बाहर आ गया है। दूसरों का मानना था कि एक पौराणिक सोर्ड इमॉर्टल जो कई साल पहले गायब हो गया था, वापस आ गया है। यहां तक कि ऐसे लोग भी थे जिन्हें संदेह था कि मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट के डीमन सप्रेशन अबिस के नीचे एक अकल्पनीय छिपा हुआ आधार अभी भी मौजूद था। लेकिन बाहरी दुनिया चाहे जो भी अनुमान लगाए, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसी क्षण मैं फिर से डीमन सप्रेशन अबिस के सबसे गहरे हिस्से में पैर मोड़े हुए बैठा था। डेमोनिक किलिंग इंटेंट मेरे आसपास हिंसक रूप से उमड़ रही थी, जबकि ठंडी विंड्स अंधेरे में अंतहीन रूप से चिल्ला रही थीं। यहां तक कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी इस जगह में आधा पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी मेरे लिए यह किसी भी पवित्र भूमि से अधिक एक कल्टीवेशन स्वर्ग था। सुप्रीम वॉइड,
एक्सटिंग्विशिंग। सोर्ड कैनन की पूरी विरासत प्राप्त करने के बाद मैंने आखिरकार महसूस किया कि मैंने जो तलवार का रास्ता समझा था वह केवल सतही था। एक सच्चा सोर्ड कल्टीवेटर केवल सोर्ड टेक्निक्स की खेती नहीं करता था। किसी को सोर्ड इंटेंट, सोर्ड हार्ट और स्वयं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रतिध्वनि की खेती करनी पड़ती थी। जैसे जैसे मैं डीमन सप्रेशन अबिस के भीतर हिंसक किलिंग ऑरा को लगातार सोख रहा था, मैं केवल अपनी कल्टीवेशन नहीं बढ़ा रहा था, मैं अपनी खुद की बॉडी, सोल और सोर्ड इंटेंट को शांत करने के लिए अंतहीन डिमोनिक ऑरा का उपयोग कर रहा था। मेरा ऑरा तेजी से गहरा और भयानक होता गया। मेरे शरीर के भीतर नासेंट सोल पहले ही पूर्ण सीमा तक संघनित हो चुका था। मेरे द्वारा की गई हर हरकत में स्पिरिचुअल एनर्जी समुद्र जितनी विशाल थी, जबकि मेरी सोर्ड इंटेंट अंतहीन तूफानों की तरह बहती थी। फिर भी इसके बावजूद मैंने ब्रेक थ्रू करने के लिए मजबूर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि नेसेंट सोल से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कदम करीब लग रहा था। लेकिन सच में यह एक पूर्ण पुनर्जन्म था। यदि कोई केवल स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करता और जबरदस्ती आगे बढ़ता, तो भले ही वे सफल हो जाते, वे केवल सबसे कमजोर प्रकार के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर बन जाते। लेकिन जिस रास्ते की मैं तलाश कर रहा था, वह कभी भी साधारण नहीं रहा था। मैं उसी दायरे में अजेयता चाहता था, यहां तक कि दायरे से बाहर लड़ने की क्षमता भी। इसलिए ब्रेक थ्रू करने के बजाय मैंने अपनी कल्टीवेशन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, जबकि अपनी बॉडी, डिवाइन सेंस, सोर्ड इंटेंट और डांटियन को बार बार पूर्णता के लिए शांत किया। दिन के दौरान मैं डेमोनिक किलिंग ऑरा को निगलता था। रात में मैं अंतहीन अंधेरे के नीचे अपनी तलवार का अभ्यास करता था। कभी कभी मेरी छोटी जूनियर सिस्टर शेन तियानलान अभी भी पहले की तरह खाना पहुंचाने आती थी। हर बार जब वह मुझे देखती, तो उसकी आंखों में एक अनियंत्रित प्रशंसा छिपी होती थी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि मैं अब साधारण नहीं हूं। वास्तव में मैं इतना मजबूत था जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर भी वह इतनी चतुर थी कि कभी भी अनावश्यक सवाल नहीं पूछती थी। अगर मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं करता तो वह नहीं पूछती। वह चुपचाप खाना लाती और कभी कभी मुझे बाहर होने वाली हालिया घटनाओं के बारे में बताती थी। कभी कभी वह एक एल्डर के आखिरकार अपनी चोटों से उबरने के बारे में बोलती थी। कभी कभी संबद्ध सेक्ट्स के बीच आंतरिक संघर्ष। अन्य समय उसने बात की कि कैसे सेक्ट मास्टर, ये तियान युआन के एकांत में प्रवेश करने के बाद युवा सेक्ट मास्टर ये लिंग चुआन ने धीरे धीरे सेक्ट के मामलों को संभालना शुरू कर दिया था। उन चीजों को सुनकर मेरी अभिव्यक्ति बिना किसी हलचल के शांत रही। तब युवा सेक्ट मास्टर के रूप में मेरी स्थिति से हटा दिए जाने और डीमन सप्रेशन एबिस के अंदर कैद होने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसने अपनी कल्टीवेशन हासिल की, शायद तुरंत अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने और पुराने स्कोर को निपटाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे इसकी कभी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी नजर में सेक्ट मास्टर का पद पूरी तरह से महत्वहीन था। एक सेक्ट का शासक सतह पर गौरवशाली दिखता था, लेकिन वास्तव में यह केवल किसी को अंतहीन मामूली मामलों के साथ जंजीर में बांधता था। सेक्ट विवाद, अधीनस्थ ताकतों के बीच विद्रोह, संसाधन आवंटन, लोगों के दिलों को संतुलित करना, ये सब अंततः किसी की कल्टीवेशन प्रगति को नीचे खींच लेगा। जो रास्ता मैं चलना चाहता था वह स्वर्ग के शिखर की ओर का रास्ता था। मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर पद मुझे कैसे फंसा सकता था? ईमानदारी से, अगर मेरे पिता, मेरे छोटे भाई और शेन तियानलान के लिए नहीं, तो मैं उस दिन ब्लड फाइंड एंसेस्टर के हमले के दौरान हस्तक्षेप भी नहीं करता। इसलिए जब शेन तियानलान ने सावधानी से मुझसे पूछा, सीनियर भाई, अगर एक दिन सेक्ट को आपकी वास्तविक ताकत का पता चल जाए और आपसे फिर से युवा सेक्ट मास्टर बनने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे? मैंने केवल हल्की मुस्कान दी और शांति से उत्तर दिया, तो किसी और को इसे ले लेने दो, मुझे कभी उस पद में दिलचस्पी नहीं रही। शेन तियानलान आश्चर्य में जम गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि मैं अभी भी अपने दिल में नाराजगी महसूस करूंगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे वास्तव में बिल्कुल परवाह नहीं है। जैसे उसने मुझे अंतहीन हिंसक किलिंग ऑनरा के बीच शांति से बैठे देखा, तो उसे अचानक कुछ समझ में आ गया। मेरी आंखों के अंदर की दुनिया अब मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट तक सीमित नहीं थी। मेरी महत्वाकांक्षाएं पहले ही कहीं बहुत ऊपर और दूर तक पहुंच चुकी थीं। ऐसे ही और 3 महीने शांति से बीत गए। फिर एक दिन डीमन सप्रेशन अबिस के भीतर पूरी भूमिगत दुनिया अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। अंतहीन किलिंग ऑरा अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची हुई प्रतीत हुई और मेरी ओर तेजी से दौड़ने लगी। दर्जनों मीटर, सैकड़ों मीटर, हजारों मीटर।
पूरे प्राचीन रसातल को भरने वाली डेमोनिक किलिंग एनर्जी ने एक विशाल काला भंवर बनाया और उस भंवर के बिल्कुल केंद्र में मैं था। उस क्षण मेरे शरीर के अंदर नेसेंट सोल एक जलते हुए सूरज की तुलना में अधिक उज्जवल चमक उठा, जिसकी शक्ति पूर्ण सीमा तक पहुंच गई, जबकि मेरी डिवाइन सेंस लगातार रूपांतरित हुई और पूरी तरह से उच्च दायरे की ओर बढ़ गई। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे शरीर से एक दिव्य तूफान की तरह एक भयानक दबाव बाहर की ओर फट पड़ा। मेरे D10 में स्थित नेसेंट सोल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण मेरी डिवाइन सेंस और आत्मा आपस में मिल गईं और एक लगभग ठोस फैंटम में बदल गईं। नेसेंट सोल का शरीर से बाहर निकलना, डिवाइन सेंस का रूप लेना, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था हासिल हो गई। एक पल के लिए पूरा डीमन सप्रेशन अबिस पूरी तरह शांत हो गया। फिर हिंसा से भरी किलिंग ऑरा की अनगिनत धाराएं एक राजा के सामने झुकने वाली प्रजा की तरह नीचे झुक गईं। मैं धीरे धीरे खड़िया हुआ, जबकि मेरे लंबे बाल बिना हवा के ही जोर जोर से लहराने लगे। मेरी आंखें अनंत खाइयों की तरह गहरी और भयानक हो गई थीं, मानो मेरी एक नजर ही साधारण नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स की जीवन शक्ति को मिटाने के लिए काफी हो। अगर मैं ब्लड फाइंड एंसेस्टर का फिर से सामना करता तो मुझे अब किसी एंशिएंट टेलिस्मैन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। अपनी खुद की ताकत के बल पर मैं उसे आसानी से मार सकता था। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेम तक पहुंचने के बाद भी मेरा सिक्लूजन से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि यह ब्रेक थ्रू केवल शुरुआत थी। मेरा फाउंडेशन शक्तिशाली था, लेकिन कल्टीवेशन पाथ पर इंसान जितना आगे बढ़ता है, आवश्यकताएं उतनी ही डरावनी होती जाती हैं। विशाल संसाधन और अंतहीन एक्यूमुलेशन आवश्यक थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डीमन सप्रेशन अबिस के सबसे गहरे हिस्सों में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे थे, जिन्हें मैंने पूरी तरह से नहीं खोजा था। उदाहरण के लिए हेवन बर्निंग ब्रोकन ब्लेड की वास्तविक शक्ति, या सुप्रीम वॉइड एक्सटिंग्विशिंग सोर्ड कैनन के उत्तरार्ध में दर्ज फॉरबिडन किलिंग टेक्निक, और विशेष रूप से एबिस की सबसे निचली गहराई में सील किया गया वह प्राचीन ब्रॉन्ज गेट। मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उस गेट के पीछे एक अकल्पनीय अवसर छिपा है। उसी समय बाहर मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट में स्थिति फिर से बदलने लगी थी। जैसे जैसे मेरे पिता ये त्यान्युन अपने घावों से धीरे धीरे ठीक हुए, पूरे सेक्ट में चर्चाएं फैलने लगीं। अधिक से अधिक लोग मुझे यंग सेक्ट मास्टर के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रस्ताव रखने लगे। उस समय मुझे मेरी पहचान से वंचित कर दिया गया था और डीमन सप्रेशन अबिस के अंदर कैद कर दिया गया था। लेकिन अब कई एल्डर्स को समझ आ गया था कि मेरे खिलाफ लगाए गए वे तथाकथित आरोप शायद किसी गहरे सत्य को छिपाते थे। संप्रदाय को बचाने वाले रहस्यमयी सोर्ड कल्टीवेटर के साथ मिलकर कई लोगों ने मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट के भविष्य पर फिर से सोचना शुरू कर दिया था। कुछ एल्डर्स ने मेरी पहचान बहाल करने का समर्थन किया, जबकि अन्य का मानना था कि यालिंग चुआन, जो वर्तमान में संप्रदाय के मामलों को संभाल रहा था, को ही नेतृत्व जारी रखना चाहिए। कुछ समय के लिए संप्रदाय के उच्च स्तरों पर छिपी हुई लहरें उठने लगीं। डेलिब्रेशन हॉल के अंदर लंबे समय तक चुप रहने के बाद मेरे पिता ने अंततः कहा, इस मामले पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी एल्डर्स आश्चर्य में जम गए। फिर मेरे पिता ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। अगर मेरा बेटा उस पद की इच्छा रखता है तो सेक्ट मास्टर की कुर्सी हमेशा से उसकी थी, लेकिन अगर वह इसे नहीं चाहता तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मेरा छोटा भाई यालिंग चुआन व्यक्तिगत रूप से डीमन सप्रेशन एबिस के प्रवेश द्वार पर आया। 3 साल पहले की तुलना में वह बहुत परिपक्व हो गया था। संप्रदाय के मामलों को संभालने ने उसकी युवावस्था की इम्पल्सिवनेस को शांत स्थिरता से बदल दिया था। एबिस के बाहर खाड़िया से होकर उसने अंदर के अंधेरे की ओर देखा और धीरे से कहा, बड्ढे भाई, एल्डर्स आपको यंग सेक्ट मास्टर के रूप में फिर से स्थापित करने पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं तुरंत पद छोड़ सकता हूं। उसकी आवाज लंबे समय तक अबिस में गूंजती रही, इससे पहले कि मेरी शांत प्रतिक्रिया गहराई से बाहर आई। तुम सेक्ट मास्टर का पद रख सकते हो। अब से मेरा नाम फिर से लेने की जरूरत नहीं है। यालिंग चुआन का दिल जोर से कांप उठा। उसने शुरू में माना था कि भले ही मैं अब वह पद नहीं चाहता, फिर भी मेरे दिल में कुछ संकोच होगा, लेकिन मैंने इतनी निर्णायक रूप से उत्तर दिया था मानो मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट का भविष्य का सेक्ट मास्टर पद एक अर्थहीन तुच्छ मामले से ज्यादा कुछ ना हो। कुछ पल की खामोशी के बाद मेरी आवाज फिर से अंधेरे से सुनाई दी। मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संप्रदाय की रक्षा कर सके, लेकिन मैं यहां हमेशा नहीं रहूंगा। वह पद आपको बेहतर सूट करता है। उन शब्दों को सुनकर यालिंग चुआन बहुत लंबे समय तक चुप रहा। उस क्षण
उसे अंततः कुछ समझ में आया। मैंने केवल यंग सेक्ट मास्टर का पद ही नहीं त्यागा था, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और संप्रदाय के अधिकार के बीच के अंतिम संबंध को काट रहा था। आज के बाद से मैं था, और मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट केवल मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट था। यदि भविष्य में संप्रदाय पर आपदा आती तो मैं शायद पुरानी भावनाओं के कारण मदद कर देता, लेकिन मैं खुद को कभी भी संप्रदाय से बंधने नहीं देता। अंत में यालिंग चुआन ने गंभीरता से अबिस की गहराई की ओर झुककर धीमी आवाज में कहा, बड्ढे भाई, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूं, मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट कभी केओस में नहीं गिरेगा। मैंने कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मेरे शरीर के चारों ओर किलिंग ऑरा बह रही थी, जबकि मेरी आत्मा एक डिवाइन सोर्ड की तरह खुद को तेज कर रही थी। उसी क्षण डीमन सप्रेशन अबिस के सबसे गहरे हिस्से में छिपा प्राचीन ब्रॉन्ज गेट अचानक थोड़ा सा कांप उठा, मानो उसके पीछे कोई डरावना अस्तित्व धीरे धीरे जाग रहा हो। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अंततः चीजें दिलचस्प होने लगी हैं। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में कदम रखने के बाद से मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे और स्वर्ग व पृथ्वी के बीच एक अवर्णनीय संबंध बन रहा है। डेमन्स प्रेसन एबिस के भीतर की डेमोनिक किलिंग ऑन्ड्रा मेरे चारों ओर हिंसक रूप से व्यवहार नहीं करती थी। इसके बजाय यह आज्ञाकारी ज्वार की तरह धीरे धीरे बहती थी। इस बीच मेरे सुप्रीम वॉइड एक्सटिंग्विशिंग सोर्ड कैनन के दूसरे दायरे, मैन एंड सोर्ड एज वन, का मेरा अभ्यास दिन ब दिन लगातार सुधरता गया। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ असामान्य नोटिस करने वाला पहला व्यक्ति मेरे पिता या एल्डर्स नहीं, बल्कि शेन तियनलन होगी। उस दिन वह हमेशा की तरह भोजन देने आई, लेकिन जैसे ही वह अबिस के प्रवेश द्वार पर पहुंची, एक अदृश्य सोर्ड ऑरा ने उसे आधा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सोर्ड इंटेंट में कोई किलिंग इंटेंट नहीं था, फिर भी इसकी शार्पनेस इतनी भयानक थी कि आत्मा को हिला दे। शेन तियानलन थोड़ा झुंझलाई और फुसफुसाई, अजीब है, यहां का दबाव पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। पास के गार्डिंग डिसाइपल्स पहले से ही अबिस के भीतर अजीब गतिविधियों के आदी हो चुके थे और उन्होंने बस मान लिया कि फिर से कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन शेन तियानलन अलग थी। उसे अचानक उस दिन का दृश्य याद आया जब ब्लड फाइंड एंसेस्टर संप्रदाय पर उतरा था। रहस्यमयी स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो आकाश में चलता हुआ आया था, उसके पास बिल्कुल यही ऑरा थी, ठंडी, शुद्ध और पूर्ण, मानो स्वर्ग और पृथ्वी में एक तलवार के अलावा कुछ भी ना हो। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह अबिस में और गहराई तक गई। मैं वहां चुपचाप अभ्यास कर रहा था, जबकि अंतहीन किलिंग ऑरा मेरे शरीर के चारों ओर एक वॉर्टेक्स बना रही थी। फिर भी जब वो मेरे 3 मीटर के भीतर पहुंची तो हिंसक डिमोनिक एनर्जी अपने आप हट गई, मानो उससे बच रही हो। उसकी धड़ाधड़कन अनजाने में तेज हो गई। सीनियर ब्रदर, उसने धीरे से पुकारा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जिस क्षण हमारी नजरें मिली, उसकी सांसें लगभग रुक गईं। वे बहुत समान थीं। उस समय ब्लड फाइंड एंसेस्टर के खिलाफ लड़ाई के दौरान वह युद्ध के मैदान के सबसे करीब खड़रा रही थी। हालांकि रहस्यमयी सोर्ड कल्टीवेटर ने मास्क पहना था, उसने उसकी आंखें स्पष्ट रूप से देखी थीं, शांत, फिर भी परम तीक्ष्णता वाली, जो स्वर्ग को काटने में सक्षम थी। अपने दिल के भीतर की हिंसक भावनाओं को दबाते हुए उसने फूड बॉक्स नीचे रखा और सावधानी से पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? मैंने उसे शांति से देखा। पूछो। उसने घबराहट में अपने होंठ काटे और फिर कांपती आवाज में कहा, वह व्यक्ति जिसने उस दिन संप्रदाय को बचाया, क्या वह आप थे? अबिस में खामोशी छा गई। अंधेरे में डिमोनिक किलिंग ऑरा तेजी से उमद्दाच रही थी, जबकि मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच उसका दिल हर गुजरते पल के साथ धीरे धीरे कसता गया। एक लंबे अंतराल के बाद मैंने अंततः धीरे से कहा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? शेन तियानल्लन ने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें अब थोड़ी लाल थीं और वे फुसफुसाई, क्योंकि मैंने आपसे केवल उस तरह की सोर्ड इंटेंट देखी है, क्योंकि जब आपने मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद की तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव उस दिन के लगभग समान महसूस हुआ। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे उसने आगे कहा, और उस सीनियर के जाने से पहले जिस तरह से उसने मुझे देखा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप देखते हैं। मैं एक पल के लिए चुप रहा। सच कहूं तो मैंने कभी जानबूझकर अपनी ऑरा नहीं छिपाई थी। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि उसे सब कुछ इतना स्पष्ट याद होगा। अंत में मैंने एक हल्की आह भरी। तियनलन, वह मैं ही था। जिस क्षण वे शब्द मेरे मुंह से निकले, उसकी सुंदर आंखें जोर से कांप उठीं। मैंने उसे शांति से देखा और कहा,
कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको केवल खुद ही जानना चाहिए, किसी और को मत बताना, सेक्ट मास्टर को भी नहीं। उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति फिर से जटिल हो गई। सीनियर ब्रदर, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आते? बहुत से एल्डर्स को अब पछतावा है कि उस समय क्या हुआ था। अगर उन्हें पता चल जाता कि आपकी कल्टीवेशन ठीक हो गई है तो वे निश्चित रूप से आपको फिर से सेक्ट मास्टर बनने के लिए कहेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। यंग सेक्ट मास्टर, क्या वह पद वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? शेन तियानलन जम गई। उसकी नजर में वह एक ऐसा पद था जिसे प्राप्त करने का सपना अनगिनत लोग देखते थे। फिर भी जब मैंने इसके बारे में बात की तो यह गुजरते हुए बादल से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। मैं धीरे से खड्डा हुआ और एक पल के लिए मेरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म कल्टीवेशन की ऑरा बाहर निकल गई। पूरे प्राचीन अबिस की अंतहीन किलिंग ऑरा तुरंत झुक गई और शांत हो गई। अगर मैं वह पद चाहता तो मैं इसे किसी भी समय वापस ले सकता था, मैंने शांति से कहा। लेकिन मैं इसे नहीं चाहता। एक संप्रदाय को नियंत्रित करने का अर्थ है जिम्मेदारियां, योजनाएं और अनगिनत गुटों को संतुलित करना। वे चीजें केवल मेरी तलवार को सुस्त कर देंगी और मैं बस मजबूत बनना चाहता हूं। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द में डिटर्मिनेशन था। शेन तियानलन मुझे चुपचाप देखती रही और उस क्षण उसे अंततः कुछ समझ में आया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या आप कभी मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट छोड़ दिए देंगे? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपनी नजर डीमन सप्रेशन अबिस के गहरे अंधेरे की ओर घुमाई। अगर कोई खुद को हमेशा के लिए एक संप्रदाय की सीमाओं के भीतर फंसा लेता है तो वे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे देख सकते हैं? फिर एक छोटे से अंतराल के बाद मैंने चुपचाप जोधा, लेकिन अगर मिस्टिक हेवन सोर्ड सेक्ट पर कभी आपदा आई तो मैं वापस आऊंगा। वह एक वाक्य ही एक वादा था। शेन तियानलन अचानक जोर से मुस्कुराई, पहले से कहीं ज्यादा खुश। तो मैं भी मेहनत करूंगी। अगर एक दिन आप वास्तव में मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ देते हैं तो मैं आपके पीछे चलने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना चाहती हूं। मैंने उसे देखा और लंबे समय में पहली बार एक वास्तविक सौम्य भाव प्रकट किया। तो आलसी बनना बंद करो। अगली बार जब तुम यहां आओ तो मैं तुम्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज तक पहुंचते देखना चाहता हूं। उसकी आंखें तुरंत चौधी हो गईं। इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बस अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके माथे की ओर इशारा किया। शुद्ध सोर्ड इंटेंट का एक हिस्सा तुरंत उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गया। यह सुप्रीम वॉइड एक्सटिंग्विशिंग सोर्ड कैनन की पहली परत है, मैंने शांति से कहा। इसे बाहर मत फैलाना। शेन तियानलन पूरी तरह से वहीं जम गई। यह पूरा स्वॉर्ड कैनन था जो 10,000 वर्षों से खो गया था। उस क्षण उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। मैंने उसे यह अमूल्य विरासत इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसकी प्रतिभा असाधारण थी। मैंने उसे यह इसलिए दिया क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता था। उसने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, सीनियर ब्रदर, चिंता मत करो जब तक मैं यहां हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैं धीरे से हंसा। नादान लड़डहट की। उसके अंततः अबिस से जाने के तुरंत बाद डीमन सप्रेशन एबिस के सबसे गहरे हिस्से में छिपा प्राचीन ब्रॉन्ज गेट फिर से कांप उठा। फिर एक गहरी और प्राचीन आवाज धीरे धीरे अंतहीन अंधेरे में गूंजी। एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर अंततः इतना योग्य हुआ। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मेरे होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुमसे मिलूं। डीमन सप्रेशन अबिस का सबसे गहरा हिस्सा पूरी तरह शांत था। अंतहीन डेमोनिक किलिंग ऑंद्रा भौतिक रूप ले चुकी थी और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से नीचे जो कोई भी इस जगह पर कदम रखता उसकी आत्मा तुरंत चकनाचूर हो जाती। मैं धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक एक कदम बढ़ाते हुए प्राचीन ब्रॉन्ज गेट की ओर बढ़ा। गेट 100 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो गहरे खून के रंग के पैटर्न से ढका था, जिससे ऐसा लग रहा था कि अनगिनत शक्तिशाली कल्टीवेटर्स इसके सामने मारे गए थे। गेट की दरारों से एक मंद लाल चमक रिस रही थी, जैसे कि एक सोए हुए जानवर की आंखें धीरे धीरे खुल रही हों। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे ब्रॉन्ज गेट पर रखा। तुरंत मेरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन की शक्ति भद्दक उठी, जबकि सुप्रीम वॉइड एक्सटिंग्विशिंग सोर्ड कैनन की सोर्ड इंटेंट स्वर्ग में छरच गई। पूरा डीमन सप्रेशन एबिस हिंसक रूप से हिलने लगा। अंतहीन डिमोनिक किलिंग ऑरा ने दिशा बदल दी और जंगली रूप से भागने लगी, जैसे कि किसी जागती हुई चीज से डर रही हो।
प्राचीन गेट से एक गहरी गूंजने वाली आवाज निकली और वह सील जो 10,000 वर्षों से स्थिर थी अंततः ढीली होने लगी। फिर प्राचीन आवाज एक बार फिर गूंजी। इतने वर्षों के बाद किसी ने अंततः डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में कदम रखा है। गेट की दरार अचानक चौड़ी हो गई और भीतर से अंतहीन काली रोशनी बाहर निकली। फिर भी मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। सोड इंटेंट मेरे शरीर के चारों ओर लिपट गई, जबकि मेरी आत्मा एक पहाड़ की तरह स्थिर खत्ती रही। बूम! ब्रॉन्ज गेट पूरी तरह खुल गया, लेकिन इसके पीछे न तो कोई महल था, न ही कोई छिपा हुआ खजाना। इसके बजाय यह खून का एक अंतहीन समुद्र था। उस रक्त समुद्र के केंद्र में हवा में लटका हुआ एक आकृति तैर रही थी। वह सफेद बालों वाला एक आदमी था जिसने फटे हुए काले वस्त्र पहने थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, जबकि 9 विशाल काली जंजीरें उसके शरीर के चारों ओर लिपटी थीं। हर जंजीर पर अनगिनत दाव रून्स खुदे थे, जबकि दूसरे छोर अनंत तक वॉइड में फैले थे, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़े हों। धीरे धीरे उस सफेद बालों वाले आदमी ने अपनी आंखें खोली। उस क्षण पूरा डीमन सप्रेशन अबिस पूरी तरह शांत हो गया, यहां तक कि डिमोनिक किलिंग ऑरा ने बहना बंद कर दिया। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ ढी और वह बुदबुदाया, एक फींड, सेंट बॉडी, तो इसलिए। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुद्धा गईं। यह पहली बार था जब किसी ने तुरंत मेरे फिजिक को देख लिया था। मैंने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखा, जबकि सोड इंटेंट चुपचाप मेरी उंगलियों पर जमा हो गई। तुम कौन हो? सफेद बालों वाले आदमी ने मुझे गहराई से देखा और फिर एक प्राचीन आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम तयुआन है। 10,000 साल पहले मैंने 3 डीमन एम्परर्स को दबा दिया था, लेकिन हेवनली डाओ से बैकलैश झेली और यहां फंस गया। जिस क्षण उसके शब्द गिरे, उसके शरीर के चारों ओर 9 जंजीरें अचानक हिंसक रूप से कस गईं। हेवनली लॉज भयानक बिजली में बदल गए और उसकी ओर उतरे। फिर भी हर बिजली का झटका अपने आप गायब हो गया जैसे ही वह उसके शरीर के 3 मीटर के भीतर पहुंची। फिर तयुआन ने मेरी ओर देखा और शांति से कहा, तुम अभ्यास करने के लिए डिमोनिक किलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब करते हो, ठीक उसी तरह जैसे मैं कभी चलता था। दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मेरी अभिव्यक्ति पूरी तरह अपरिवर्तित रही तो तयुआन की आंखें गहरी और अपठनीय हो गईं। मेरे सक्सेसर बनो, उसने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें रिटर्न टू वॉइड रियलम में कदम रखने में मदद करूंगा। शायद एक महान सम्राट बनने का रास्ता भी फिर से खोल दूंगा। वातावरण तुरंत भारी और शांत हो गया। केवल सम्राट का रास्ता फिर से खोलना शब्द ही दुनिया के किसी भी कल्टीवेटर को पूरी तरह पागल करने के लिए काफी थे। फिर भी मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा,